Singh Dhoni gets the award. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज और हमारे इस खास शो जिसका नाम है T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया। हर नींव की धड़कन खास शो हमारा, इसमें आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज T20 फेस्टिवल के तहत दो मुकाबले खेले जाएंगे। एक मुकाबला जिस पर सबकी नजर रहेगी वो है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, और अब से कुछ देर में जो दोपहर में मुकाबला शुरू होने जा रहा है वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो दो मुकाबले, क्या कुछ हो सकता है और क्या गणित अब यहां अंक तालिका में हम देख सकते हैं, और अगर आज जो नतीजे आएंगे उससे क्या कुछ उलटफेर हो सकता है, इसके लिए हम बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है पल्लव विजयवर्गीय सर, आईडीसी से जुड़े रहे हैं और उसके साथ साथ सिलेक्टर भी रहे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कनौजिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आईडीसी से जुड़े हैं और साथ साथ ये भी सिलेक्टर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पल्लव सर आपसे शुरू करता हूं। आज के दोनों मैच की तो हम बात करेंगे, लेकिन कल की बात कर लेते हैं। कल अफगानिस्तान ने जिस अंदाज में स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की है, ये लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि खास तौर पर जब बात की जाए अफगानिस्तान अपने स्वदेश की परिस्थितियों से जूझ रहा है, वहां के लोगों के चेहरों पर खुशी मिली होगी और साथ ही साथ इस टीम ने जीत के ये बता दिया है कि भले हालात जो भी हो, क्रिकेट की दुनिया में ये टीम और ये देश अपना रुतबा बरकरार रखना चाहता है। बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान की अगर बात करूं तो ये फुल ऑफ टैलेंटेड टीम है। बस इससे तकलीफ है इंटरनेशनल लेवल पर इसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। जैसे जैसे इसको एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है ये टीम और ज़्यादा घातक होती जा रही है। स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड के पास सिर्फ वो प्लेयर थे जो इंग्लिश काउंटी खेलते हैं, और वहाँ पे भी थोड़ा सा एक मीडियोकर टैलेंटेड, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स उनके पास नहीं थे। तो जो नतीजा था वो बिल्कुल सामने है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके बहुत आराम से अच्छा बड़ा टोटल बना दिया, और फिर मुजीबुर रहमान, रशीद खान, साथ में उनके जो कैप्टन है मोहम्मद नबी, ये स्पिन तिकड़ी ने इनको लगभग ख़त्म कर दिया। इनके पास इनकी बॉलिंग का कोई जवाब ही नहीं था। राजेश सर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने जीत दर्ज की और एक अपने आप को इस ग्रुप में नंबर 1 पर लिया है, खासतौर पर जब रन रेट के हिसाब से जीते हैं, तो कितना ज्यादा इस टीम के लिए ये खास पल रहने वाला है? मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मैच था कल का, और जैसे पल्लव भैया ने एकदम सही बात बोली कि स्कॉटलैंड के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की कमी है, और वैसे ही अफगानिस्तान की टीम के काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। उनके स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं, उनके जो ओपनर हैं शहजाद वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, नबी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो ऐसे टीम यूनिट वो बहुत काफ़ी अच्छा खेली हैं, और नो डाउट कि इतना अच्छा मैच जीतना और पॉइंट टैली में सबसे ऊपर आना उनके लिए एक बहुत बूस्ट करेगा उनकी एनर्जी को, और आगे वाले मैचेस के लिए भी उनको बहुत एनर्जी मिलेगी। तो अफगानिस्तान ने यहाँ पर एक शानदार शुरुआत की है और निश्चित तौर पर जो दूसरी टीमें हैं इस ग्रुप में उनको चिंता में ला दिया, और सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता में लाया है इस जीत ने तो वो है भारत, क्योंकि अब भारत वैसे तो पाकिस्तान के साथ प्रतिद्वंद्विता है और पिछले मुकाबले में जिस तरीके से 10 विकेट से भारत को एक शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय टीम और भारत के लोग चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीत जाए। वो इसलिए क्योंकि गणित ऐसा है इस ग्रुप का, यदि पाकिस्तान जीतती है तो भारत के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते थोड़े से आसान हो सकते हैं, लेकिन यहां पर भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए निश्चित तौर पर संघर्ष का सामना करती दिखाई दे रही है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो पहला मुकाबला खेले जाएगा वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। वेस्ट इंडीज शुरुआत अच्छी नहीं रही, अभ्यास मैच में भी शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई ये टीम, और उसके बाद इंग्लैंड ने सुपर ट्रेल में इस टीम को पराजित किया। दूसरी तरफ बात की जाए साउथ अफ्रीका की तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टीम को हरा दिया है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम चाहेगी कि आज एक अच्छा मुकाबला खेलकर न सिर्फ अपनी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया जाए बल्कि अंक तालिका में भी अंक अर्जित किए जाए। पल्लव सर कितना खास हो सकता है दोनों टीमों के लिए मुकाबला? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेथ है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश,
ये सारी धुरंधर टीमें एक ही ग्रुप में आ गई हैं और निकलना सिर्फ 2 टीमों को है सेमीफाइनल में पहुंचना है। तो और दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं और दोनों टीमों के हारने का अंतर भी, एक बार साउथ अफ्रीका का अंतर तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़े अंतर से हारी है, तो उसको एक बड़ी जीत की ज़रूरत है और अपना नेट रन रेट अच्छा रखते हुए ज़रूरत है। इस आज के मैच में जो टीम हारेगी उसके लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा, बचे हुए तीनों मैच उसको जीतना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो ये वाला मैच जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इस मैच का है कि ये दोपहर में खेला जा रहा है, तो इसलिए कोई ड्यू फैक्टर नहीं होगा। जैसा आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा कि वो एक तरफा हुआ, क्योंकि बाद में पाकिस्तान की बैटिंग थी और ड्यू फैक्टर ने इंडिया की बॉलिंग को लगभग 50% डाउन कर दिया, जिसने पाकिस्तान का काम बहुत आसान हो गया। ये मैच में टोटल दोपहर में खेला जा रहा है। अगर आप पहले मैच की तुलना करेंगे जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, साउथ अफ्रीका ने कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं बनाया था, सिर्फ 118 रन बनाए थे, 119 रन का टारगेट था। वो टारगेट भी सिर्फ 2 बॉल बचते हुए ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था। तो यहाँ पे रन बनना आसान नहीं होंगे दोपहर में, और दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों टीमों को अपनी जान झोंकनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज़ के पास जहाँ पर उनके पुराने और जो स्थापित अच्छे खिलाड़ी आ गए हैं, जिससे उनकी बैटिंग स्ट्रांग होती है, वहाँ पे उनको बॉलिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और साउथ अफ्रीका इस समय एक थोड़ा मीडियोकर टैलेंट लेकर के चल रही है, कोई बहुत अच्छी टीम नहीं कह सकते। बैटिंग भी एक नपी तुली है और बॉलिंग जरूर साउथ अफ्रीका की अच्छी है, क्योंकि इनके बॉलर्स के पास आईपीएल का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। कसिको रबाडा, नॉटेजी, साथ में तबरेज शमशी, केशव महाराज जरूर आईपीएल नहीं खेले हैं, लेकिन ये बाकी के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने कंडीशन को बहुत अच्छे से एसेस किया हुआ है। तो ये टीम के साउथ अफ्रीका की जहां बॉलिंग अच्छी है, वहाँ वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग पहले मैच में जो स्ट्रगल कर रही थी, वो अगर सेम मैच आज भी अगर स्ट्रगल करेगी तो वेस्ट इंडीज के लिए सफर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। राजेश जी, देखा जाए तो विस्फोटक बल्लेबाजों से पूरी सजी दिखाई देती है वेस्ट इंडीज की टीम, लेकिन यहाँ जो विकेट्स हैं कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये ताकत का गेम नहीं रह गया इस टूर्नामेंट में, T20 फॉर्मेट का। यहाँ आपको संयम का भी परिचय देना पड़ेगा और वेस्ट इंडीज अभी तक उसमें फेल साबित हुई है। आज चूंकि जैसा सर ने भी बताया, पल्लव सर ने, कि दोपहर में मैच है, इसलिए ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं विकेट बल्लेबाजों को मदद कर सकती है। तो ये वेस्ट इंडीज के लिए कितना बड़ा अवसर है? देखिए, मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही बात बोली कि पावर गेम वेस्ट इंडीज़ के पास बहुत है, लेकिन T20 गेम जितना छोटा फॉर्मेट है उतना ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स एक मोड में खेलते हैं, सिंगल्स डबल्स स्ट्राइक रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के बाद इस चीज़ का एक्सपीरियंस या इस टाइप के बैट्समैन उनके पास कम है। उनके पास जितने ही बैट्समैन हैं, अधिकतर बैट्समैन मारने के मोड में रहते हैं, छक्के चौके से और रन ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे पिछले मैच में आपने देखा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट वो एकदम से सारे उनके पत्ते जो भी थे तुरुप के, सब एक साथ फॉल हो गए। तो वेस्ट इंडीज़ को एक बहुत इस मैच के लिए मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, उनके कोच को उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन का मैच है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा नहीं। विकेट देखते हैं कैसा रहता है, हो सकता है बॉल रुक के आए इस विकेट पर, तो जो बैट फ्लो है वो कंट्रोल करके सिंगल डबल्स और एक जो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको एक डिसाइसिव रोल देना चाहिए उनके कोच को, कि अगर 6 ओवर में आप 40-50 रन भी बनाते हैं और अगर अपने विकेट बचाते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इन कंपैरिजन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है और वेस्ट इंडीज़ की स्टंट बैटिंग है और साउथ अफ्रीका की स्टंट बॉलिंग है, तो दोनों की बैटिंग और बॉलिंग से ही टकराना है। तो मेरे हिसाब से अगर वेस्ट इंडीज़ अपने पोटेंशियल पे खेलती है तो ज़्यादा चांसेस है कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीते। पल्लव सर, वैसे बात साउथ अफ्रीका की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना एक रुतबा रखती है ये टीम, लेकिन हमने देखा है कि चौकर्स का भी एक कहीं ना कहीं ठप्पा इस टीम पर लगा हुआ है। ये टीम चाहेगी कि कहीं ना कहीं इस बार टूर्नामेंट कोई खिताब हम भी सूखा खत्म करें, उसके लिए क्या आपको मोमेंटम दिखाई देता है इस टीम में फिलहाल? बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ एक उम्मीद बनती है इनकी बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए। बॉलिंग लाइनअप जरूर अच्छी है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप को जो बैटिंग का सपोर्ट मिलना चाहिए वैसे बैट्समैन अभी इसके पास फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट मैच भी अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसकी बैटिंग ही स्ट्रगल कर रही थी, बॉलिंग ने तो लगभग अपना काम किया था, काफ़ी कुछ किया था। 119 रन के टारगेट पे भी बॉलिंग ने लगभग पूरे 20 ओवर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को खिला दिए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे इनकी बैटिंग का डाउट है,
इनके पास नामी बल्लेबाज जरूर है, फैफ डू प्लेसिस को ले लीजिए आप, क्विंटन डिकॉक को ले लीजिए, डेविड मिलर को ले लीजिए, डुसैन वॉन्डर डुसैन को ले लीजिए। तो बैट्समैन ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक कलेक्टिवली परफॉर्मेंस जो टीम के तरीके से आना चाहिए वो अभी तक कहीं पे साउथ अफ्रीका का पिछले कई सालों से नहीं दिखता है। कहीं आप पिछले सालों में भी देख लें या पिछली आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी देख लें या किसी बड़ी बायलैटरल सीरीज में भी देख लें, तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने अभी तक ऐसा कोई बड़ा कारनामा पिछले 3-4 सालों में नहीं किया। यादगार नहीं है, कोई यादगार नहीं है आपको कि ये टीम यूनाइटेड होकर के खेलती हो या यूनाइटेड होकर के ये जीत जाए, इस तरीके की नहीं देखती। सेम चीज़ आप वेस्ट इंडीज़ का भी देखेंगे, जैसा राजेश ने बोला वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज भी हार्ड हिटर हैं लेकिन सेंसेबल नहीं है। वो कभी भी आपको बस उनको तो कंडीशन चाहिए कि लॉन्ग हिट्स लगे, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस बॉल अगर मारने के लिए मिली तो मार देंगे। वो कंडीशन को एसेस नहीं करते हैं कि कंडीशन अगर हमें रुक कर खेलने की है। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट देखिए 55 रन कोई टोटल नहीं होता है। अगर आपने 2-3 विकेट खो दिए थे तो आपको सेंसेबल होना पड़ेगा। जैसे इंडिया टीम आप देखिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे 3 विकेट पहले 6 ओवर में गिर गए। अब आपने अगर पावर प्ले में अगर 3 विकेट खो दिए हैं तो फिर आपको सेंसेबल होना पड़ा। तो वो दिखा आपको विराट कोहली में, वो दिखा आपको थोड़ा ऋषभ पंत मारने जा रहे थे लेकिन आपको सेंसिबिलिटी दिखी। तो टीम ने एक टोटल बनाया था 152 रन, ठीक है, वो ड्यू फैक्टर के कारण बॉलिंग को सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन सम्मानजनक था। वो चीज़ वेस्ट इंडीज़ में कहीं पे लेग दिखती है। और साउथ अफ्रीका की आपने जैसे बात करी है कि आपको इस टूर्नामेंट में, तो ये ग्रुप ऑफ डेथ है पूरा। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के पास अभी कुछ ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि जो उसको अच्छे और प्रेशर गेम को जिताने की काबिलियत रखती हो। राजेश सर, बाद में आपसे फिर एक बार वेस्ट इंडीज की करना चाहूंगा कि ये टीम T20 की नंबर 1 टीम मानी जाती है, खासतौर पर अपने बल्लेबाजी के दम पर, और T20 का खिताब भी जीत चुकी है। लेकिन इस बार जो प्रदर्शन है इस टीम का बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है। अभ्यास मैच में भी हम देखें तो टीम कुछ कमाल नहीं कर पाई, और उसके बाद जैसे सुपर 12 के मुकाबले शुरू हुए तो ये टीम और ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में सेंसिबल क्रिकेट के लिहाज से साउथ अफ्रीका आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज पर भारी पड़ती दिखाई दे रही? देखिए, मैं आपसे फिर वही बात बोलूंगा कि T20 का गेम जितना छोटा गेम है उतना ही ज़्यादा कैलकुलेटिव गेम है। अगर वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पहले 6 पावर प्ले के हिसाब से, फिर 7 से 10 ओवर के हिसाब से, फिर 11 से 15 ओवर के हिसाब से, फिर आखिरी 5 ओवर के हिसाब से, क्योंकि हिट करना उनके लिए बहुत आसान है, उनको उसकी टेंशन नहीं है। उनको टेंशन है सिंगल्स और डबल्स, सिंगल डबल जो जरूरी है, जो बहुत ज़रूरी है। और अगर उनके प्लेयर्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सिंगल डबल से ही स्ट्राइक रोटेट करके बॉलर के ऊपर ही प्रेशर बनाया जा सकता है, और अगर बीच में एक चौका आता है तो ऑटोमेटिकली 7 से 8 रन आपको मिलते हैं, और इसी एवरेज से आप रन बनाएंगे तो भी आप जीत सकते हैं। और विकेट बचेंगे तो आपके बचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास इतने पावर हिटर्स हैं कि आखिरी के 3 ओवर में भी वो 50 से 60 रन आराम से इजीली बना सकते हैं। तो उनको इस चीज़ को रियलाइज करना पड़ेगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, और जब तक वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम 200-250 का भी टोटल चेस कर सकती है, या लास्ट मैच आपने देखा कि 55 पे ऑल आउट हो गए, उसी मैदान पर है। तो कंसिस्टेंसी वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के पास नहीं है, तो उनको सिंगल डबल पे फोकस करना पड़ेगा। बैट्समैन को रोल असाइन करना पड़ेंगे कि हाँ, आपका रोल ये है, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी है, आपको विकेट बचा के खेलना है, तब जाके वेस्ट इंडीज मेरे हिसाब से ये मैच जीत सकती है। सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है यहाँ पर वेस्ट इंडीज को, और साउथ अफ्रीका चाहेगी कि एक मौका है जब लय से बाहर दिखाई दे रही कोई टीम उनके सामने मैदान में है, तो एक जीत के साथ अपना खाता खोला जा सकता है और एक बार फिर टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास कराया जा सकता है। पल्लव सर, आप एक विशेषज्ञ हैं कई टूर्नामेंट्स के, इस पूरे टूर्नामेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या हम लोग देख रहे हैं कि ड्यू फैक्टर अगर इतना मायने रख रहा है कि टॉस जीतते से ही नतीजों का कहीं ना कहीं आकलन जो है वो पुख्ता हो जाता है, तो क्या ये टूर्नामेंट यूएई में आयोजित करना ऐसी कंडीशंस में क्या कहीं ना कहीं उन टीमों के साथ में कुठाराघात नहीं है जो अच्छी टीमें हैं लेकिन टॉस की निर्भरता कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रही है? देखिए अभिषेक जी, ये टूर्नामेंट पहले तो पिछले साल होना था और इंडिया में होना था। इंडिया में ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं हो पाया, इसके कारण क्योंकि आईसीसी एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्ट डील के साथ आगे बढ़ता है, तो इसलिए उसको कैसे भी ये टूर्नामेंट करवाना था। अब अक्टूबर के महीने में अगर आप यूएई में टूर्नामेंट कराएंगे तो डेफिनेटली रात के मैचेस में ड्यू फैक्टर रोल करेगा ही करेगा। जितने अच्छी टीमों के, जहाँ पे बराबर लेवल की टीमें आएगी,
ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा रोल करेगा, सिर्फ टॉस का गेम हो जाएगा। आईसीसी की मजबूरी है क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्टर राइट ले रखे हैं तो उनको टूर्नामेंट करवाना है। आईसीसी की मजबूरी है कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैच करवाना है। आप देखिए आईसीसी की इसी गलती के कारण एक ग्रुप में 3 टीमें ही रह जाती है, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, और दूसरे ग्रुप में, बी ग्रुप में, आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, टॉप की 6 टेस्ट टीम आपकी एक ग्रुप में होंगे। तो आपने लॉर्ड्स डाले ही नहीं। अगर आप बैलेंस टूर्नामेंट चाहते हैं तो आप लॉर्ड्स डालिए ना। आपके पास ब्रॉडकास्टर का एक प्रेशर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, और वो जब मार्क बूचर खुद डायरेक्टर थे तब उन्होंने स्वीकार कर लिया था ये बात कि ब्रॉडकास्टर का हमारे पास प्रेशर है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को ये लगभग उसके जो डील है उसका आधा पैसा एक ही मैच में मिल जाता है, लेकिन आप उसके लिए पूरी टूर्नामेंट को आप क्यों बलि चढ़ा रहे हैं? अच्छी टीम है क्या? बाकी की 6 टीमें अच्छी नहीं है? अब आपने बी ग्रुप को पूरा ग्रुप ऑफ डेथ बना दिया, 2 टीमें निकलनी है तो 4 टीमों का तो वैसे ही खत्म होना है काम। और इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से कोई 2 टीमें हैं जिसको आना, हाँ एक आधा कोई उलटफेर अफगानिस्तान कर सकती है। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है इस ग्रुप में जहाँ पे बाकी स्कॉटलैंड और नामीबिया क्या है, ये इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इन तीनों टीमों के लिए एक तरीके, और इवन अफगानिस्तान के लिए भी एक तरीके से मलाईदार टीम है। आप खेलो इसमें, जितना रन रेट बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। अब अफगानिस्तान अगर कोई एक उलटफेर कर दे तो इस ग्रुप में ज़रूर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, ये आईसीसी की बहुत बड़ी गलती है। आप टूर्नामेंट कहाँ करा रहे हो आपको देखना चाहिए। ये वर्ल्ड कप है, भले ये T20 हो। आईसीसी अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, लेकिन अगर वर्ल्ड कप आप देखें तो वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट ही वर्ल्ड कप है। वनडे क्रिकेट तो ठीक है आप 4 साल में कराते हो, लेकिन T20 अगर आप हर 2 साल में करा रहे हो तो आपको वेन्यू का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको लॉट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम टीमों को कैसे बराबर डाल करके चलें। अगर यही बी ग्रुप की 2 टीमें, या तो एक इंग्लैंड की टीम इधर होती या कोई ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के ग्रुप में होती, तब कहीं जाके थोड़ा बैलेंस बनता। आप बांग्लादेश उधर ग्रुप में सेकंड पे आ गई, अगर बांग्लादेश मान लीजिए इंडिया के साथ आ भी जाती तो अभी कोई बांग्लादेश ऐसे फॉर्म में नहीं चल रही है कि कोई बहुत बड़ा मतलब एक कंपटीशन पैदा करे। ठीक है, कोई एक मैच में इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ एक मैच में उलटफेर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अब कंपटीशन अगर आप देखें कंपटीशन वाइज तो एक ही ग्रुप में कंपटीशन आपने रख दिया, दूसरा ग्रुप आपने खाली रख दिया। ये गलती आईसीसी का, आईसीसी को आगे भी ध्यान देना पड़ेगा। और आईसीसी ने ये सब क्यों किया? क्योंकि 2007 में जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए थे तब आईसीसी को बहुत लंबा लॉस लगा था। तो 2011 वर्ल्ड कप से लेकर के उन्होंने ऐसा बिल्कुल प्लानिंग किया है कि इंडिया और पाकिस्तान कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाए, ताकि जो एक बड़ा दर्शक वर्ग है, सबसे बड़ा दर्शक वर्ग इंडिया और सेकंड है पाकिस्तान के पास, तो ये दर्शक वर्ग आईसीसी की टूर्नामेंट्स देखता रहे। इस मामले में बेचारे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इनकी बलि आगे भी चढ़ती रहेगी जब तक कि उनके पास कोई बहुत बड़ा क्रिकेट का मार्केट नहीं डेवलप हो जाता। मतलब जिसके दर्शक उसका मैदान, जिसका दर्शक उसका मैदान। और 2011 में ये हुआ है। 2011 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता है उसमें अगर आप लॉर्ड्स देख लें तो अगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में होस्ट आता है तो होस्ट अपने ही देश में खेलेगा। ये कौन सा लॉर्ड्स था? तो जब इंडिया से आई क्वार्टर फाइनल में तो हम ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद में खेले, सेमीफाइनल से पाकिस्तान को हमारे यहाँ मोहाली में खेलने आना पड़ा और फाइनल हमारे यहाँ था ही। तो ये इस तरीके का जो गेमिक्स खेला गया था 2007 वर्ल्ड कप के बाद कि अब लॉस नहीं लगना चाहिए, फाइनेंशियल लॉस नहीं लगना चाहिए, क्रिकेट का लॉस होता रहा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामी है जिसको हम लोग महसूस कर रहे हैं। और खासतौर पर राजेश सर, टॉस की बात करना चाहूंगा। अगर कंडीशंस पर ही खेल इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएगा तो ऐसे में बड़ी टीमों के लिए तो ये बड़ा ही एक सेटबैक रहेगा। खासतौर पर हमने भारत पाकिस्तान के मैच में देखा, करोड़ों फैंस का दिल टूटा और कहीं ना कहीं टॉस की जो भूमिका थी कि टॉस जीतो और मैच जीतो। नहीं, मुझे लगता है कि टॉस का एक इम्पोर्टेंस तो रहता ही है, हर मैच में रहता है, क्योंकि हर मैच का विकेट डिफरेंट रहता है। यहाँ पे हाँ, ड्यू ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि जितनी अगर आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, प्रेशर अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, आपने टीम बहुत अच्छी चुनी है, हर प्लेयर को एक अपना रोल असाइन करा हुआ है, तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जो टीम उस दिन बेटर क्रिकेट खेलेगी वो जीते।
लेकिन इस तथ्य को कोई भी मना नहीं कर सकता कि ड्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और टॉस भी काफ़ी कुछ मैच में डिसाइड करता है। ड्यू कितना बड़ा फैक्टर है ये हम भारतीयों से ज्यादा पिछले 2 दिन में किसने महसूस किया होगा। पल्लव सर, अब बात कर लेते हैं जो दूसरा मुकाबला है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। इस मुकाबले पर सभी की निगाहें खासतौर पर हर पाकिस्तानी की जरूर होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने पिछले महीने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कुछ घंटे पहले ही मैदान पर आने से, खेलने से इनकार कर दिया था। ये कहीं ना कहीं आग तब से पाकिस्तान में लगी हुई है और उसका असर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद लगातार इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से होती रही, जिसमें निशाने पर न्यूजीलैंड का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रहा है। तो जाहिर सी बात है, भारत के मैच से भी पहले जो वसीम अकरम ने कहा था कि हमें भारत पर इतना गुस्सा नहीं है जितना ज्यादा गुस्सा न्यूजीलैंड पर है, और वो गुस्सा हम भारतीय टीम पर उतार सकते हैं, और संभवतः इसकी हमने झलक भी उस दिन मुकाबले में देखी। सर, आज प्राइड का मुकाबला है एक तरीके से, पाकिस्तान ने जितना माहौल बना दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए, उनके लिए डेफिनेटली प्राइड का मुकाबला होगा, लेकिन टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इंडिया के लिए देखूं तो ये आज इंडिया के लिए ये तय करेगा, अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तब तो इंडिया थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में है। हालांकि दोनों ही कंडीशन में उसको न्यूजीलैंड को हराना है, क्योंकि सभी टीमें स्कॉटलैंड और नामीबिया को तो हरा देगी। एक बार इंडिया अफगानिस्तान को भी हरा देगी, न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान को हरा देगी, लेकिन आज के मैच में अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो इंडिया और न्यूजीलैंड का वो लगभग ग्रुप का सेमीफाइनल हो जाएगा, राइट। कि जो जीतेगा फिर वो सेमीफाइनल के लिए जा सकता है। और उसमें अफगानिस्तान ने परेशानी इसलिए खड़ी कर दी कि रन रेट उसका सबसे हाई है, और अफगानिस्तान का रन रेट है, तो अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि अगर उसने इंडिया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में किसी को भी एक उलटफेर किया तो फिर ये भारत के लिए और तकलीफ पैदा कर सकता है वो। और आज का मैच न्यूजीलैंड अगर जीतता है तो भारत कंफर्टेबल पोजीशन में ये रहेगा कि हाँ, न्यूजीलैंड को जीतने के बाद भी हम कंफर्टेबल है, हमको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जीत गया तो हमारा सेमीफाइनल हो गया एक तरीके से। 31 संडे को 31 को हमारा सेमीफाइनल हो गया। राजेश सर, क्या कहेंगे इस परिस्थिति को लेकर आप? परिस्थिति ऐसी है, बिल्कुल हमें अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर हम एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। लेकिन अगर जैसे पल्लविया ने बोला कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाती है तो फिर हमारे लिए इस ग्रुप का जो सेमीफाइनल ही होगा वो मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और ये रिकॉर्ड भी रहा है कि हम न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं हैं वर्ल्ड कप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आज का मैच न्यूजीलैंड जीतती है तो मेरे और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैसे बात की जाए इन दोनों ही टीम के आपस सी टकराहट की, तो 24 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं, जिसमें से 14 मुकाबले न्यूजीलैंड ने हारे हैं, यानी पाकिस्तान ने जीते हैं, और महज 10 मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत मिली है, यानी आंकड़े कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पक्ष में। पिछले जो 5 मुकाबले हुए दोनों टीमों के बीच, उसमें 3 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले न्यूजीलैंड के खाते में गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम देखें कि भारत जैसी टीम का हौसला तोड़ने के बाद अब आज जब मैदान में पाकिस्तान की टीम उतरेगी तो मोमेंटम उसी के साथ होगा, रिकॉर्ड के लिहाज से, आत्मविश्वास के लिहाज से। सर, बाबर आजम, रिजवान, इन 2 खिलाड़ियों ने जिस तरह की उम्दा बल्लेबाजी की है, इसका पूरा असर निश्चित तौर पर एक एक खिलाड़ी पर जाएगा। आत्मविश्वास के साथ साथ मोमेंटम में दिखाई दे रही है टीम। न्यूजीलैंड के लिए कितना बड़ा खतरा? नहीं, न्यूजीलैंड के लिए खतरा तो इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी पहले से अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, और ये पिछले कई सालों से अच्छा है। न्यूजीलैंड सिर्फ एक टीम है जो पाकिस्तान को कड़ी टक्कर नहीं दे पाती है। वर्ल्ड कप 92 में भी देख लीजिए, न्यूजीलैंड अपने ग्रुप के सभी मैच जीतते हुए आई थी, और वो पूरे तरीके से विजेता टीम थी, लेकिन सेमीफाइनल में जहां पाकिस्तान मिली, पाकिस्तान ने मार दिया। पाकिस्तान हमेशा न्यूजीलैंड के ऊपर हावी रही है, और ये सालों का रिकॉर्ड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक आपने कहा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग कर ली, बाकी के बैट्समैनों को परखने का मौका ही नहीं मिला, वो एक मैच की बात थी। लेकिन अगर आज के मैच में जैसा मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को तकलीफ देगी, क्योंकि न्यूजीलैंड इतनी कैलकुलेटिव टीम है। बहुत बड़े टैलेंट को तो नहीं कह सकते आप कि एक कोई बहुत जादुई करिश्मा टीम में होगा कि जो अकेले के दम पे मैच जीता दे, लेकिन बैटिंग का एक पूरा कैलकुलेटिव पूरी बैटिंग है, और बॉलिंग की एक जो ग्रुप इनका स्ट्रेंथ है, वो जरूर पाकिस्तान को इस मैच में तकलीफ दे सकता है अगर पहले फील्डिंग आ जाए तो। मतलब यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे भी टॉस का बहुत बड़ा मैटर है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी टॉस का मैटर था, टॉस जीत करके दोनों ही टीमें पहले फील्डिंग करना चाहती थी,
लकीली टॉस हम लोग हार गए, पाकिस्तान की ने फील्डिंग ले ली और वही एक अंतर हुआ कि उन्होंने हमको एक बड़ा टोटल बनाने से रोक लिया। और यहाँ पर भी आपको आज यही दिखेगा, जिस टीम की पहले बॉलिंग आएगी वो फर्स्ट बैटिंग लाइनअप को तकलीफ देगी ही देगी। हालांकि मैच शारजा में है, शारजा में आज शारजा का स्ट्रिप थोड़ा सा बैटिंग पिच है, जैसा दुबई में था वैसा नहीं है। दुबई का थोड़ा ड्राई सरफेस है, शारजा थोड़ा सा ओपन स्टेडियम है, उसका ठीक है थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ सकता है, लेकिन वो बाद में ड्यू फैक्टर जो है सेकंड चेजिंग साइड को आसान करता है काम उसका। वैसे राजेश सर, हम भले ही पुराने आंकड़ों की बात की जाए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी केन विलियमसन की कप्तानी में काफी कुछ बेहतर करती हुई आई है। यहाँ दारोमदार एक बार फिर केन विलियमसन के कंधों पर रहेगा। ये कप्तान भी कूल कैप्टन माना जाता है। कितना ज्यादा इनकी स्ट्रेटेजी आज के मैच में मायने रखने वाली है? देखिए, मेरे हिसाब से जो टीम जब भी खेलती है तो उसके जो मेन बैट्समैन है वो कितने फॉर्म में है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टीम को जीतने के लिए। तो हम जैसे देखें कि क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में है, विलियमसन इतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं अभी, और भी मार्क रामप्रकाश बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो अगर बैटिंग के लिहाज से बात करी जाए तो विलियमसन, डिकॉक और मार्क रामप्रकाश को अच्छी बैटिंग करनी होगी, तभी जाके वो एक अच्छा टोटल सेट कर पाएंगे। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो एक अच्छा टोटल तभी सेट कर पाएंगे, या अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तब भी चेस करने के हिसाब से पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। तो ऊपर के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्हें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बैटिंग की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो उनके टॉप ऑर्डर को ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी अगर इस मैच को जीतना है। और एक खिलाड़ी जिस पर सभी की निगाहें रहेगी वो है शाहीन आफरीदी। क्या कहेंगे सर, इस खिलाड़ी पर निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड ने भी काफी होमवर्क किया होगा, क्योंकि भारतीय टीम को पराजित करने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा है पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी का, तो वो इस युवा गेंदबाज का रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अगर आप आज से नहीं पिछले कई सालों से अगर आप इतिहास उठा करके देख लें तो पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा अच्छी रही है, बहुत अच्छी। शाहीन आफरीदी एक कोई नई चीज़ नहीं है, इसके पहले भी मोहम्मद आमिर थे, उसके पहले वसीम अकरम थे। आज एक लेफ्ट आर्म बॉलर इनके पास आया नया, अब खेलते खेलते एक्सपीरियंसफुल भी हो गए हैं। नो डाउट इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जैसी उनकी स्ट्रेटेजी थी कि पहले बॉलिंग आ गई और उनको पिच से पूरा सपोर्ट लेना था, तो उन्होंने बहुत अच्छा आगे आगे जो एक क्रिकेट की भाषा अपनी लाइन और लेंथ पे पिच अप ऑन स्टम्प्स, तो वो काम करते रहे। आज भी नो डाउट अगर पहले बॉलिंग आ जाती है तो न्यूजीलैंड के लिए तकलीफ है। एक टैलेंटेड बॉलर है जो काफ़ी मेहनत करके आया इस टीम के साथ। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये टीम फ्रेश है, काफ़ी समय से ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, तो ये फ्रेश है। माइनस पॉइंट ये था कि इनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस नहीं मिला, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ गया इंडिया को हराने के बाद। जो इंडिया से ये कभी वर्ल्ड कप में नहीं जीते थे, वो बादशाहत खत्म की इंडिया की। वो उन्होंने एक बादशाहत, एक जो एक जिंक होता है तोड़ने का, बस वो तोड़ दिया उन्होंने कि हाँ अब हम जीत सकते हैं। और इसीलिए मोमेंटम और अब मोमेंटम है, और मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता अगर आज ये हार भी गई तो वो माफ कर देगी कि आपने जो काम करना था वो कर दिया। उनके लिए बहुत बड़ा काम था कि इंडिया को हरा दे। हमारी है। हाँ, अब बारी हमारी है। और अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीमों का। तो पहला मुकाबला है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। सर, आपकी फेवरेट टीम क्या लगता है आपको आकलन के लिहाज से? मेरे हिसाब से ये मैच वेस्ट इंडीज जीतेगी। वेस्ट इंडीज आपको ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, दोपहर में मैच है और पिच ड्राई है, और ड्राई पिच पे सबसे बेस्ट बॉलिंग जिसकी होगी वो जीतेगी। मुझे थोड़ा सा पड़ला साउथ अफ्रीका का भारी लग रहा है, ड्यू टू उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। किसको रबाडा, एनरिच, तबरेज शमशी, केशव महाराज। ये केशव महाराज और तबरेज शमशी जो हैं, ये दो स्पिनर इनके लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम को बहुत तकलीफ देंगे, वास्तव में तकलीफ देंगे। और दोनों फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि इनका मैच दिन में है तो कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगी कि कहीं पे ड्यू फैक्टर या कुछ हो। और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग नो डाउट टैलेंटेड है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, डेवन रेवो, साथ में आप इवान लुइस को ले लें, फिल सिमंस, लैंडले सिमंस को ले लें। टीम बहुत अच्छी है, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो पिच कंडीशन है वो इनकी बैटिंग को सूट नहीं करता है। तो यहाँ आपको तो इसलिए थोड़ा सा एज में साउथ अफ्रीका को दूंगा। और दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या कहेंगे सर? न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से जीतना चाहिए मैच, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास हाँ कॉन्फिडेंस तो बहुत है, लेकिन न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, और वो भी चाहेगी कि अपना शुरुआत तो जीत के साथ करे, और अगर जीतती है तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। सर
देखिए सेकंड गेम मैंने फिर आपको बोला, इस सीजन में ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा रोल है। हम कुछ भी कह लें कौन जीतेगा, आधा गेम टॉस डिसाइड कर देगा। और ये थोड़ा सा अच्छा, और ये अच्छे से साइन नहीं है, अच्छे साइन क्रिकेट के लिए अच्छे साइन क्रिकेट के लिए अच्छे साइन नहीं है। आप इसमें किसी भी एक टीम को मतलब एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आप देख लिए दोपहर के जितने मैच हो रहे हैं वो लो स्कोरिंग हो रहे हैं। हाँ, स्कॉटलैंड नामीबिया वो छोड़ दीजिए, वो फंस भी रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं और लो स्कोरिंग में फाइट हो रहे हैं, अच्छी खासी फाइट हो रही है। स्कॉटलैंड नामीबिया जैसी टीमों को छोड़ दीजिए कि जो क्वालिफाई करके आई है उन्हें आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप ये टीमों बराबरी की टीमों को आप देखेंगे जो टेस्ट प्लेइंग नेशन से, आप अगर उनको देखेंगे तो ये दोपहर के मैच जहाँ फाइट हो रही है, जहाँ रात के मैच में ड्यू फैक्टर लगभग टॉस में ही आधा डिसाइड हो रहा है। जो टीम जीत रही है वो बॉलिंग कर रही है। कोई एक टीम का अगर किसी दिन दिमाग खराब हो जाए और वो बैटिंग ले ले तो बात अलग है कि भाई वो गलती आपने कर दी तो कर दी, थाली दे दी, परोसी हुई थाली आपने दे दी। ऐसी संभावना लगभग ना वो संभावना इस स्तर पे लगती नहीं है। इसलिए तो ये मुझे जो लगता है, मैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यूजीलैंड भी बहुत बैलेंस साइड है। आप अगर उनकी टीम को देखें, मार्टिन गुप्टिल है, कैन विलियमसन है, कॉनवे है, साथ में टॉम लेंथम है, तो बैटिंग लाइनअप उनकी अच्छी, कॉलिन मुनरो है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग लाइनअप भी टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर हैं उनके पास, साथ में स्टेनर है, तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है उनकी। बैलेंस टीम है, वो टीम हरा सकती है पाकिस्तान को, पर डिपेंड करता है कि पहले किसकी फील्डिंग आएगी। टॉस की निर्भरता, टॉस की निर्भरता 50% है और 50% फिर आपके टीमों के बीच का बैलेंस आ जाता है। वैसे जाते जाते सर एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में ये जो कंडीशंस को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बहस का मुद्दा बनेगी? देखिए बहस का मुद्दा तो बनेगी, लेकिन आप किससे बहस करेंगे? ब्रॉडकास्टर बोलता है कि हमारे हजारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस टूर्नामेंट में, इसको ब्रॉडकास्ट करने में, तो वो कहीं ना कहीं आईसीसी अपने फाइनेंशियल मैटर्स को पहले देखती है। मतलब ब्रॉडकास्टर्स भाई कोतवाल तो डर काहेगा नहीं, बड़े कोतवाल है और इसमें कोई टीम आवाज नहीं उठाती। इसलिए नहीं आवाज उठाती क्योंकि उसको मालूम है कि आईसीसी से मिली हुई फंडिंग से कई देश चल रहे हैं। आप न्यूजीलैंड जैसे देश भी देख लीजिए, हाल ही में आपने जब न्यूजीलैंड ने दौरा कैंसिल किया अपना पाकिस्तान का लास्ट मोमेंट पे, तो रमीज राजा जो उनके पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम आईसीसी से फंडिंग से चल रहे हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान भी अपना रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं कर पा रहा है कि वो अपना क्रिकेट बोर्ड चला पाए ढंग से, उनको पैसों की कमी भी आई से। तो आईसीसी कहाँ चल रही है, क्योंकि 90% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है और ब्रॉडकास्टर भी सब इंडिया के हैं, मैक्सिमम दर्शक इंडिया के हैं। तो आईसीसी अपने फाइनेंशियल मैटर्स को पहले देख रही है और उसको जो हम पूरी तरीके से इंडियन बोर्ड डोमिनेट कर रहा है। तो ये आप टूर्नामेंट में बाद में बहस का मुद्दा जरूर होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे ब्रॉडकास्टर कंफर्टेबल होगा आपको उसकी पहले सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप दर्शक दीर्घा में जो दर्शक बैठे हुए हैं उससे रेवेन्यू का एक लिमिटेशन है, और खासतौर पर कोविड के बाद तो और ज्यादा लिमिटेशन, वो एक लिमिटेशन है। आप पूरा स्टेडियम भर भी दोगे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक 70,000 पब्लिक आ भी गई तो वो एक मैच का रेवेन्यू है, लेकिन वो 70,000 पब्लिक नहीं। आप ये समझ लीजिए कि एक मैच को कम से कम 100 करोड़ लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में देख रहे हैं। इंडिया में ही मैं समझता हूँ कम से कम 30 से 40 करोड़ लोगों की निगाह रहती है। पाकिस्तान को आप देख लें, श्रीलंका, बांग्लादेश को देख लें, एशिया उपमहाद्वीप को ही देख लें तो आपको कम से कम 50-60 करोड़ दर्शक तो यहीं मिल जाते हैं। फिर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और दूसरा आप अमेरिका वगैरह जहाँ पे भी इंडियंस और क्रिकेट लवर्स हैं वो सब देखते ही देखते हैं। तो ब्रॉडकास्टर की पहले चलेगी, क्योंकि मेन फाइनेंशियल आपका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ब्रॉडकास्टर से ही होता है, ये पैसा बोलता है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में तो इतना ही, लेकिन नजर रहेगी आज के दोनों मुकाबले पर और देखना दिलचस्प होगा कि क्या वेस्टइंडीज के खिलाफ आज साउथ अफ्रीका मुकाबले को जीतकर अपना खाता खोलना चाहेगी, जीत का सिलसिला शुरू करना चाहेगी, या फिर एक विनर टीम, खिताबी जीत चुकी टीम वेस्टइंडीज एक बार फिर फॉर्म में आती दिखाई देगी। नजर रहेगी इस मुकाबले पर, लेकिन उससे बड़ा मुकाबला है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए खेलेगी और न्यूजीलैंड चाहेगी कि एक अच्छा मुकाबला खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस मिथक को तोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया हर नींव की धड़कन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला डीजीएनआर न्यूज पर जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।
Singh Dhoni gets the award. Pakistan fleetingly win this 2020 World Cup. T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोयरा सरिया, हर नींव की धड़कन मोयरा सरिया CRS की शक्ति के साथ।